हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हिमाचल माइंड्स चैनल पे। जो यहाँ पर नए हैं आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल माइंड्स को। हमने हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो कि आने वाले समय में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और जो यहाँ पर नए बच्चों ने ये बता देता हूँ कि मैंने हिस्ट्री भी स्टार्ट करी है, वंडरलैंड नोट्स। अगर आपको वंडरलैंड पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो आप वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 आपने देखना है तो आप इकोनॉमिक सर्वे वाले पार्ट में मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज चैप्टर 2.2। अब आप बोलोगे सर इकोनॉमिक सर्वे में तो चैप्टर 2.2 वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं है। तो ये पॉइंट 2 जस्ट मैंने यहाँ वीडियो में बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 देख लिया है। जो यहाँ पर नए बच्चा है मैं बता देता हूँ, हमने चैप्टर 2 देख लिया, स्टार्ट कर दिया है हमने, उसका ही ये अनदर पार्ट है पॉइंट 2, ठीक है, जो मैं लेकर आया हूँ। तो चैप्टर 2 में जो हमने क्या देखा, हमने उसमें कुछ सेक्टर्स देखे थे कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी आपका इंडस्ट्रीज़, टर्शरी आपकी सर्विसेज हैं, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड योर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो इन सर्विसेज से क्या है, इन सेक्टर से क्या है, हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो है, हमारी इकोनॉमिक हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं बूस्टअप हुई है और ये ज़रूरी भी है। तो हमने ये सेक्टर्स तो देख लिए थे फर्स्ट पार्ट में। अब जो ये पॉइंट 2 वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस पॉइंट 2 में हम देखने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस, ओके, एंड टैक्सेशन। तो किसी भी सरकार को, अब हम बोलते हैं ना कि सरकार ने क्या किया, तो सरकार बहुत कुछ करती है। किसी सरकार को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए, मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार को स्टेट चलाने के लिए कुछ फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और वो पब्लिक फाइनेंस ही होता है जिससे स्टेट चलता है। पब्लिक फाइनेंस क्या है, सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, जो आय सरकार को आई, जो इनकम सरकार को आई, और वो इनकम सरकार कैसे व्यय कर रही है, कैसे वो एक्सपेंडिटाइट कर रही है, कैसे वो एक्सपेंडिचर में तब्दील कर रही है सरकार, दैट इज़ योर पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। और पब्लिक फाइनेंस से कुछ फैक्टर्स हैं, हम वो देखेंगे, हमारे संविधान के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हमें समझने की ज़रूरत होती है। बहुत जो आपके टीचर्स हैं एनालाइज करवाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ये नहीं बोलता, सबको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, बट ये चैप्टर थोड़ा सरदर्दी हो जाता है सबके लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, है ना। और अर्थव्यवस्था इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी इज़ कनेक्टेड टू पॉलिटी। इन दोनों के बीच में जो लिंक है ना, वो आप ऐसे समझिए कि करण अर्जुन की तरह है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमी और पॉलिटी के फैक्टर्स हैं, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से सरकार को, जो पॉलिटी वाला पार्ट है, इस इकोनॉमी वाले पार्ट को कैसे चलाना पड़ता है, और किस तरह से स्टेट को एक हेल्दी उसमें रखना पड़ता है, किसमें, स्टेट में ही, कि किस तरह से आर्थिक हेल्थ जो है स्टेट की वो बनी रहे, और देश की तरक्की के साथ साथ स्टेट की भी तरक्की हो, और वो सारे फैक्टर्स हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पर एक तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। आई रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे अच्छे अर्थशास्त्र हैं, तो हमें अर्थशास्त्र नहीं बनना है, हमें सिर्फ एक कॉमन रेफरेंस में पढ़ना है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे देश की, वो हमें पता होनी चाहिए। कल को आप सरकारी दफ्तरों में जाएंगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी से वाकिफ़ होना पड़ेगा, आपको हिमाचल की इकोनॉमी से वाकिफ़ होना पड़ेगा कि हिमाचल को फंडिंग कहाँ से आ रही है, सरकार की इनकम कहाँ से आ रही है, किस किस सोर्सेज से इनकम आ रही है, और किस तरह से वो व्यय हो रहा है, कैसे वो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो यही सोर्सेज का इनकम और आपका एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, इज़ पब्लिक फाइनेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके कुछ कंसेप्ट्स पब्लिक फाइनेंस के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे आपके क्लियर करवा दूंगा, जिससे आपके ये चैप्टर पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये आंकड़ों का जाल होता है, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमें बताते हैं, बहुत अच्छे से वो उनकी गुणवत्ता होती है, कोई उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। बट हमें आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है एज स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए उसके साथ स्टैटिक पार्ट क्या जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी के फैक्टर्स और पॉलिटी के फैक्टर्स क्या जुड़े हुए हैं, जो उसको डिराइव कर रहे हैं उन आंकड़ों को, ठीक है। और बहुत बच्चों ने देखा होगा कि अब हम पढ़ तो रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, बट आने वाले टाइम में जो अभी सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, एज वी ऑल नो दिस पेंडेमिक, इससे क्या होगा, इन आंकड़ों में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ प्रभाव पड़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा घाटे में चल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, नहीं, मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, बट आई विल से कि कुछ इफेक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी में। जैसे अभी पीछे न्यूज़ आई है कि
हमारे सीएम साहब ने बोला है कि किस तरह से टूरिज़्म सेक्टर हमारे कंट्रीब्यूट करता है और वो एक उस पर प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो वो सबको दिख रहा है कि किस तरह से कोविड-19 ने एक तरह से कैसे आपका जो लेवल था इकोनॉमी का वो अब थोड़ा, है ना, थोड़ा डगमगा गया है थोड़ा। तो उस वजह से मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम पब्लिक हमारे भले के लिए, एज द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर अस ओनली, तो उसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू सब संविधान के उससे चलता है। तो आपके यहाँ पे पॉलिटी वाला पार्ट से भी थोड़ा लिंक हो जाएगा। संविधान इज़ दी, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है, उसी के तर्ज पर हमें चलना है और उसी के तर्ज पर हमें चलना भी चाहिए। संविधान को मान कर चलना चाहिए, उसी के उस पर हम टिके हुए हैं, हमारा देश कायम है, सब एकजुट हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है एक, ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ ही होता है, विच इज़ मैंशनड इन दी आर्टिकल 266(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपकी मनी अर्निंग और मनी स्पेंडिंग, आई टोल्ड यू अर्निंग इज़ योर इनकम एंड स्पेंडिंग इज योर एक्सपेंडिचर, दिस ऑल डील्स विद द पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। और भी फंड्स हैं, और भी फंड्स होते हैं जैसे कंटिजेंसी फंड, अब हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, हमें पब्लिक फाइनेंस के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट याद रखिएगा, विच इज़ इन द आर्टिकल 266(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं कहीं पर भी गलत होता हूँ आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने गलत बताया है, विच वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरी वन, फॉर यू, बिकॉज टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलतियाँ सबसे होती हैं, इवन आई एम नॉट अ बॉट, इवन आई एम अ ह्यूमन, तो मुझसे भी गलती कई बार हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और रहूँगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी वीडियो भी लाइक करनी है, आप करते नहीं हो, और कमेंट भी करना है आपसे, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, आई विल गेट मोटिवेटेड। उसके बाद क्या होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है उसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं सरकार के। हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के उसमें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि दो अकाउंट हैं, रेवेन्यू अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। यहाँ में मैं आपको ऊपर फटाफट बता देता हूँ। जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कॉन्स्टेंटली एक साइकिल चल रही है, इनकम सरकार को आ रही है और कॉन्स्टेंटली सरकार उसको खर्च रही है, मतलब फ्रीक्वेंट साइकिल चल रही है, रीअकरिंग साइकिल चल रही है, आय आई और व्यय भी हुआ, इनकम आई और गई, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में पहले हम पढ़ लेते हैं कि रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, और यहाँ पे मैं आपको कैपिटल अकाउंट का भी एक जिस दे देता हूँ। कैपिटल अकाउंट ये होता है जब सरकार आगे के बारे में सोचती है। अब सरकार कॉन्स्टेंटली तो खर्च करना ही है सरकार को, ठीक है, आय और व्यय तो करना ही है सरकार को, सरकार ने कमाना भी है और सरकार ने खर्चना है हमारे ऊपर, बट सरकार आगे का भी तो सोचती है ना, फ्यूचर प्लानिंग। तो ये आपका लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल अकाउंट, ये आपको मैंने ऊपर से बता दिया। तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट इज रेवेन्यू अकाउंट। तो जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, एज द नेम सजेस्ट, रेवेन्यू क्या होती है सरकार की, रेवेन्यू जो सरकार की कलेक्शन होती है पैसों का, उनका कोष होता है, ठीक है। रेवेन्यू ये दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट कईयों के लिए बहुत टफ वर्ड हो जाता है। रिसिप्ट इज सिंपली इनकम, जो सरकार का आय है। तो सरकार की आय क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि जो सरकार को आय आती है, जो सरकार को तनख्वाह आ रही है, मान लीजिए कॉमन भाषा में बोलते हैं, वो टैक्स रेवेन्यू से आती है। और वो दो तरह के टैक्स रेवेन्यू होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम पॉलिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 246(3) के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो टैक्स इम्प्लाई कर सकती है, और ये सारी पावर्स आपकी 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 2 में दी गई हैं, जो कि आपकी स्टेट लिस्ट होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि टैक्स रेवेन्यू से सरकार को पैसा आता है, तो मैंने आपको बता दिया कौन से संविधान के उसमें मेंशन्ड है। डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स इज योर इनकम टैक्स, ठीक है। और कौन कौन से टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स, और भी होते हैं जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वो आपके सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स से भी सरकार को कुछ पैसा आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जीएसटी ले लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद आप वैल्यू एडिशन टैक्स ले लीजिए। और कई बार सरकार कुछ चीज़ों पे और भी एडिशनल टैक्सेस लगाती है, जैसे मान लेते हैं लिकर टैक्स, आपकी शराब के ऊपर जो होता है, ठीक है, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। अब जैसे अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि किस तरह से सरकार ने एक कोविड सेस भी लगा दिया, तो ये कोविड सेस की कमाई जो है सरकार की टैक्स रेवेन्यू इनडायरेक्ट वाले पार्ट में जाएगी, जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार की आगे जाएगी। अब देशी शराब पे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं कोविड सेस, और अंग्रेज़ी शराब पे 10 रुपीज़ ले रहे हैं। तो ये अगर आप करंट अफेयर से अवगत हैं तो आपको पता होगा।
आइए मूव करते हैं, शराब बुरी चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन, एक तो हमने देखा टैक्स रेवेन्यू। अब कहते हैं कि सरकार के कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं बोलेंगे आप, तो सरकार के कुछ निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस होते हैं, सरकार ने बनाए होते हैं, जो एक तरह से आपके काम करते हैं सरकार के लिए ही। उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं कुछ। अगर उस कॉरपोरेशन में मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट क्या है, शेयर होल्डर्स में बढ़ता है। तो ये जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बढ़ता है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। और ये डिविडेंड का पैसा किसके पास जाता है? सरकार की आमदनी होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, जो कि आपकी क्या है, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक तो ये हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि सरकार इंटरेस्ट पे भी पैसा कमाती है, इंटरेस्ट अर्निंग ऑन द लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब मैं ये फटाफट बता देता हूँ ये लाइन के बोलना क्या चाहते हैं। मान लेते हैं कंपनी ए है, उस कंपनी को सरकार ने कुछ इंटरेस्ट दिया था एक प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका मूलधन होता है। अब उसने जो वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो ऑब्वियसली लौटाना ही है सरकार को, बट उसको कुछ इंटरेस्ट भी तो चुकाना होगा, ब्याज भी चुकाना होगा। तो इंटरेस्ट की भी कुछ टाइम फैक्टर्स होती हैं। तो जो उस कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना होगा रेगुलरली टाइम फ्रेम में, माइंड में ध्यान रखिए, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मैं बताऊंगा वो उसको कहाँ जमा होगा। वो जो इंटरेस्ट उसको चुकाना होगा वो सरकार की कमाई आएगी आपकी सो कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट में, ओनली द इंटरेस्ट वाला पार्ट, ओके। उसके बाद आ जाती है फीस एंड पेनल्टीज। अगर आप कोई फीस भर रहे हैं किसी प्रोस्पेक्टस की, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, पेनल्टीज कोई चालान के रूप में, तो वो भी सरकार की आमदनी है, इनकम है, कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। और यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं बताए हुए, ये फटाफट से आप समझ लीजिए। दिस प्योरली बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, ये पूरा सरकार का पैसा है जो सरकार कमा रही है। यहाँ पे ना कोई लाइबिलिटी आ रही है। अब ये लाइबिलिटी एक बड़ा टफ वर्ड होता है कईयों के लिए। लाइबिलिटी क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले ना, कॉमन भाषा में, तो बोझ। सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है इसका, सरकार को सीधे पैसा आ रहा है। अब आपको जब पैसा आ रहा है तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। तो उसी तरह यहाँ बोल रहे हैं कि नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए जो आपकी जमा पूंजी से आपने कुछ घर बनाए, बिल्डिंग बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो एसेट्स के अंडर आ जाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी कम नहीं हो रही और कोई बोझ नहीं है सरकार के ऊपर। तो ये तो थी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट जो सरकार की कमाई है। अब सरकार को रेगुलर इनकम तो आ रही है, अब सरकार को खर्चना भी है महाराज, सरकार हमारे लिए है, तो सरकार को खर्चना भी है हमारे ऊपर। तो सरकार उसको खर्चती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, विच इज रीअकरिंग एंड शॉर्ट टर्म एंड फ्रीक्वेंट। तो क्यों है रीअकरिंग, मान लेते हैं आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप महीने के एंड में क्या है, आपको पता है कि सरकार को आपको सैलरी देनी है, तो सरकार को कहाँ से देनी है वो सैलरी, जो सरकार कमा रही है वही सरकार वो सैलरी आगे बांटेगी। तो सरकार जो सैलरीज दे रही हैं कर्मचारियों को, दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रियकरिंग है, अब हमेशा सरकार को देनी है हर महीने। पेंशन है, आपके रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो वो भी देनी है सरकार को। सब्सिडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार फूड पे देती है, फर्टिलाइजर पे देती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा किस पे देती है सरकार सब्सिडी, यस कम ऑन, यस फूड पे देती है। जो आपके राशन डिपो हैं, एपीएल बीपीएल, सबको सब्सिडी मिलती है ना, तो वो सरकार अपने जेब से खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी में भी आपको पता है एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है, वो आप मुझसे जितना ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ती है सरकार को। अब आप बोलोगे ये वाला कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट है सर, तो ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल पार्टी लिखा है, ये इंटरनल पार्टी का भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है। अगर हमारी सरकार किसी बैंक से, मान लेते हैं आरबीआई से लोन ले रही है, या बाहर से ले रही है, मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक से ले रही है, आरबीआई से ले रही है, तो वो आपका इंटरनल पार्टी हो गई। और अगर वर्ल्ड बैंक से ले रही है तो वो एक्सटर्नल पार्टी हो गई। तो वो लोन ले रही है, तो वो लोन ले रही है, वो किसी एक मूलधन पे ले रही होगी, आपके प्रिंसिपल पे ले रही होगी। और जब वो प्रिंसिपल पे ले रही है लोन, तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चुकाना होगा। जो इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल पे हमारी सरकार को चुकाना है, वो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे सरकार का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो रियकरिंग है, टाइम पीरियड में उनको देना है सरकार को। जैसे मैंने लिखा है ना, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये आई का मतलब इंटरेस्ट, जैसे पीछे इंटरेस्ट अर्निंग पे था और यहाँ पे जो देना है सरकार को। उसके बाद फटाफट से देख लेते हैं क्या बोलते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि हेल्थ पे भी सरकार को एक्सपेंडिचर करना है आई एम सॉरी। उसके बाद बोलते हैं एजुकेशन पे भी सरकार को एक्सपेंडिचर करना है, ऑब्वियसली। अब आप बोलोगे सर हेल्थ में मतलब क्या हॉस्पिटल और स्कूल खोलने हैं? नहीं, यहाँ पे अभी आप हॉस्पिटल और स्कूल मत दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर आप याद रखिएगा हेल्थ की, मान लेते हैं कोई योजना, जैसे हिम केयर है हमारे, तो उसके लिए कुछ सरकार को पैसा व्यय करना पड़ेगा ना। तो वो यहाँ पे योजनाओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो योजना है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, उस पर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, दैट कम्स दी अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एजुकेशन पे मान लेते हैं जैसे कोई योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पे अगर पढ़ाओ पे, एजुकेशन पे अगर खर्च करना है, या आंगनबाड़ी पे खर्च करना है, तो वो आपका सरकार का रेगुलर है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है।
और यहाँ पे कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं कि नाइदर इट क्रिएट्स एसेट, कोई ये प्रॉपर्टी खड़ी नहीं कर रहा है, नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, कोई बोझ भी ये आपका कम नहीं कर रहा है। तो ये है आपका कौन सा वाला पार्ट, दिस इज योर रेवेन्यू अकाउंट वाला पार्ट, रेवेन्यू अकाउंट वाला पार्ट, जो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये फ्रीक्वेंट साइकिल है, आमदनी आ रही है और आमदनी सरकार की जा रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आप बोलोगे सर इसके बाद कौन सा आपने बताया था दूसरा अकाउंट, वो है कैपिटल, जो मैंने बताया ना लॉन्ग टर्म, आगे की सरकार को सोचनी है ना, बोलते हैं ना विजन आका, फ्यूचर विजन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज दिस टू क्रिएट सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय दिस मशीनरी बाय सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म सोच रही है सरकार। तो जब वो लॉन्ग टर्म सरकार सोच रही है तो सरकार को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पैसा तो अब सरकार के पास रेगुलर आ रहा है और जा रहा है। अब आप भी जब सोचते हैं कि मैंने फ्लैट लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, तो आप क्या एकदम से थोड़ी पैसा दे देंगे, आप भी थोड़ी बोरोइंग करोगे, थोड़ा लोन लोगे। तो वो जब आप करोगे तो आपके सिर पे बोझ बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जब सरकार को भी ऐसी कैपिटल अकाउंट में फंडिंग करनी है, निवेश करना है, तो सरकार की जो है लाइबिलिटी बढ़ेगी, बोझ बढ़ेगा। तो ये किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। तो और क्या करेगी सरकार फिर, जब बोझ बढ़ेगा तो उस पर बोरिंग का भी होगा, उसको बोरो करेगी तो ऑब्वियसली बोझ तो पड़ेगा ही। फिर बोलते हैं कि बोरोइंग फ्रॉम पीएफ एंड स्मॉल सेविंग्स। अब क्या करती है सरकार, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड होता है, स्मॉल सेविंग अकाउंट होता है कि नहीं होता है। तो प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग अकाउंट सरकार का नहीं है, वो एक एम्प्लॉय का है, कॉमन मैन का है, पब्लिक का है। तो सरकार उससे थोड़ा थोड़ा लेती है सबसे, पर बाद में सरकार को वो देना ही पड़ता है वापस। तो बोरोइंग करी है सरकार ने। एक तो ये हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट में। और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको विनिवेश बोलते हैं। जब सरकार अपनी किसी कॉरपोरेशन का मान लेते हैं, कोई कंपनी, तेल की कंपनी है सरकार की, उसकी सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको हिस्सों में विभाजित कर रही है, विनिवेश कर रही है। तो सरकार क्या कर रही है, अपना एसेट्स रिड्यूस कर रही है, अपनी प्रॉपर्टी कम कर रही है। तो वो क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट में उसका पैसा आएगा। और जो उसका जो पैसा जो वो लगा रही है ना, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो आगे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, वो हम समझेंगे वो कैसे आ जाएगा। तो एक तो यह है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको विनिवेश बोलते हैं। उसके बाद बोलता है ये रिकवरी ऑफ लोन, और यहाँ पे पी लिखा है तो ये प्रिंसिपल, ये मूलधन वाला अकाउंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ए कंपनी ले रही है लोन सरकार से, तो उसका कुछ एक प्रिंसिपल था और एक इंटरेस्ट था। तो मैंने आपको जो इंटरेस्ट वाला पार्ट था वो मैंने बता दिया था कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा, जो आपका रेगुलर सरकार कमा रही है, क्योंकि टाइम इंटरवल में देना है। पर जब वो पूरा प्रिंसिपल लौटा देता है वापस, तो वो आता है आपका, देखो यहाँ रिकवरी ऑफ लोन में, तो वो आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट में। कैपिटल लॉन्ग टर्म है ना, तो यहाँ पर आ गया। तो क्या फैक्टर हुए आपके कैपिटल रिसिप्ट के, ये फैक्टर होते हैं इसके, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी, सरकार पे एक तरह से बोझ आ जाता है, और रिड्यूसेस एसेट्स, प्रॉपर्टी भी थोड़ी कम होने लगती है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये हो जाता है। फिर बोलते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है सर आगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, अब सरकार ने जब इन्वेस्टमेंट करी शेयर्स में, तो यानी आगे लॉन्ग टर्म की सोची सरकार ने कि शेयर में चलो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, कल को शेयर के दाम बढ़ सकते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, वो एक्सपेंडिचर कर रही है, एक तरह से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। लोन्स गिवन, अब क्या है, जो मैंने बोला था ना, ए कंपनी को सरकार ने लोन दिया कुछ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे, तो ये जो पूरा लोन है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। और जब रीपेमेंट ऑफ लोन करनी है, रीपेमेंट ऑफ लोन किसे करनी है, किसे, हमें सरकार को करनी है, और उसका प्रिंसिपल मैंने बोलता ना कि जब वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हैं हम, या आरबीआई से हम पैसा ले रहे हैं, हमने लिया सरकार ने, तो उसका इंटरेस्ट तो जो है रेगुलर जाएगा, वो हमने देखा पीछे कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। बट जब उसका हम मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं, तो वो रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया सरकार का हमारी, तो वो आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्षमा कीजिएगा, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सरकार इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और मशीनरी में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, बड़े बड़े स्कूल बनाना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने इन्वेस्ट कर दिया, और मशीनरीज भी कुछ खरीद ली, तो उससे क्या हो गया, एसेट्स क्रिएट हो गए, प्रॉपर्टी आ गई सरकार के पास, और थोड़ा बोझ भी कम हो गया, रिड्यूस लाइबिलिटी भी हो गई। तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट। तो ये पूरा पैसा का आना और जाना पब्लिक फाइनेंस का एक पूरा प्रोसीजर है। आई होप आपको ये पता चल गया हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे एक है रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये डेफिसिट क्या वर्ड होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आपकी आमदनी कुछ आई, जैसे मान लेते हैं वो 100 रुपये थी, और आपकी खर्च जो है एक्सपेंडिचर है वो 200 रुपये है,
तो आमदनी आपकी 100 है, खर्च 200 है, तो ये क्या हुआ, आपको घाटा हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, यानी 100 रुपए का आपको घाटा हो रहा है। तो उसी तरह सरकार का क्या होता है कि सरकार का ये जो रेवेन्यू वाला पार्ट है, सरकार की क्या होती है, आमदनी कई बार कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये देखिए मैंने बताया ना, आई इज़ लेस देन ई, यानी इनकम इज़ लेस देन योर एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट इज़ नथिंग योर इनकम। तो रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में भी आपका फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैनेजमेंट एक्ट है, एक FRBM एक्ट बोलते हैं उसको समथिंग, तो वो 2003 में आया था। उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, हम उतना डीप नहीं पढ़ेंगे, बट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, दैट इज़ एक्सपेंडिचर माइनस दी और रेवेन्यू इनकम या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं आपका बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट सिंपल, टोटल जो सरकार ने एक्सपेंडिचर किया माइनस टोटल इनकम सरकार की, दिस शुड बी आइडली जीरो, ये कहा जाता है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है इकोनॉमी का, ये आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे सबसे मेन आता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। अगर मैं कॉमन भाषा में या पहाड़ी भाषा में बोलूँ, तो अगर मैं बोलूँ आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। मतलब कमा सरकार कम रही है और खर्चा ज़्यादा कर रही है, और उस खर्चा ज़्यादा करने के बाद सरकार घाटे में है, और उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ बोरो करना पड़ेगा पैसा, तो उस टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। दैट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द टोटल रिसिट। रिसिट इज़ योर इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग वो वाला पार्ट जो हमने देखा, जो सरकार बोरो करती है म्यूचुअल फंड्स एंड सेविंग से, वो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर दीजिए। दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। दिस इज द मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इट इज यूज्ड, और हम देखेंगे क्यों। द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कितना सरकार को बोरो करना है इस घाटे से निकलने के लिए। फिस्कल डेफिसिट इज वित्तीय घाटा जो होता है आपका सरकार का। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। एक लास्ट यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट भी है, जिसको प्राथमिक घाटा बोला जाता है। तो वो फिस्कल डेफिसिट माइनस आपकी इंटरेस्ट पेमेंट होती है, जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार को देनी है, वो उसको माइनस कर देते हैं किससे, फिस्कल डेफिसिट से। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लिए इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। बट अगर हम हिमाचली कंटेक्स्ट में आ जाएं, तो देखिए क्या हिमाचल प्रदेश के इस जो हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बजट एक आंकड़ों का जंजाल है। रट्टा मारने के लिए तो आप याद रखिए लीजिए कि -4.44 या 4.44 फिस्कल डेफिसिट है। बट कैसे है, क्यों है, कहाँ से है, पूरा पीछे पता भी तो होना चाहिए ना। तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर आपका ये क्लियर है, तो आगे जितने भी इकोनॉमिक सर्वे साल बाद साल ईयर बाय ईयर आएंगे, तो आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे। बस आंकड़े तो फिर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए पीछे क्लॉज एंड टर्म्स क्या है उसके। तो वही पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ HP है, इट मोबिलाइजेज इट सोर्सेज, मतलब अपना जो खर्चा निकालती है वो इन चीज़ों से निकालती है। किस किस से निकालती है, डायरेक्ट टैक्स जो मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स वगैरह, और इनडायरेक्ट टैक्स वो भी मैंने आपको भी पीछे एक्सप्लेन किया, इसमें आपका GST वगैरह आता है। नॉन टैक्स से निकालती है अपना खर्चा, शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से निकालती है, एंड ग्रांट्स इन एड से निकालती है। अब आप बोलोगे सर ग्रांट्स इन एड तो आपने पीछे बताया नहीं, चलो मैं यहाँ पे फटाफट से बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ऐसा कभी भगवान करे हो ना, हिमाचल में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तो हिमाचल में जब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो अब सरकार क्या कर रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलेगी कि हमें कुछ हेल्प चाहिए, कुछ रिलीफ चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिलीफ देगी तो उसको ग्रांट इन एड बोलेंगे। और अब आप सोच रहे हो क्या वो ग्रांट इन एड हमें वापस चुकाना है? नहीं। जब आपकी कोई मदद कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ये थोड़ी बोलेगा कि अब वापस भी दे देना यार। तो सरकार को जो ग्रांट इन एड आ रहा है, मदद कुछ जो आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको ग्रांट्स इन एड बोला जाता है। तो यहाँ से सरकार को पैसे आते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले, मोबिलाइजेज इट सोर्सेज। यहाँ पे नॉन टैक्स में बताया हुआ है कि किस तरह से सरकार के पास पैसा आता है। तो वो बताया हुआ है इंटरेस्ट रिसिट्स, कैसे सरकार इंटरेस्ट लेती है। जैसे किसी को लोन दिया है, मैंने आपको बताया, तो उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो वो आपका यहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आ जाता है। पावर एंड रोड ट्रांसपोर्ट रिसिट्स, जो आपकी पावर कंपनी है उनका इंटरेस्ट, और जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनका इंटरेस्ट भी आप सरकार कलेक्ट करती है। टू मीट, क्या मीट करना है, क्या चैलेंजेस हैं सरकार को, टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। आपको योजनाएं लानी है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उस सब को लाने के लिए सरकार पैसा कलेक्ट करती है हिमाचल प्रदेश की। ये बताया हुआ है इसमें, ये इनकम है, ठीक है। तो वो एक्सपेंडिचर किस पे कर रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, आपके रोड्स बनाना, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बेटर योजनाज देना। और वो बेटर योजनाज कौन दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया ना।
और किसके लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट बता रहा है। आपकी जो टाइमली सैलरी देनी है, पेंशन देना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है जो सरकार ने बाहर से लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या आरबीआई, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, सब्सिडीज़ पे देना है, तो ये सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का, और ये सारी इनकम हो रही है सरकार की हिमाचल प्रदेश की। एक तो ये बोल देते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि कुछ ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं, कुछ आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है रिसिप्ट्स में देखने को, ब्रॉडली क्या कि नॉन डेट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, नॉन डेट रिसिप्ट्स और डेट रिसिप्ट्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया नॉन डेट और डेट? तो नॉन डेट वो होता है जब सरकार को कोई मतलब एक कर्जा नहीं लिया हुआ है सरकार ने और कोई कर्ज में नहीं डूब रही है सरकार, दैट इज नॉन डेट। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें, वो कहाँ कहाँ से नहीं हो रहा है सरकार को, टैक्स रेवेन्यू से नहीं हो रहा, नॉन टैक्स रेवेन्यू से नहीं हो रहा, ग्रांट्स इन एड से नहीं हो रहा, रिकवरी ऑफ लोन से नहीं हो रहा, डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब ये सारी रेवेन्यू है सरकार की, तो इससे कोई डेप्ट नहीं क्रिएट हो रहा, मतलब वो लाइबिलिटी बोझ वाला फैक्टर तो रहा ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका डेप्ट वाला पार्ट, जिससे मतलब एक आपका बोझ आ रहा है सरकार को। बोलते हैं ना कि यार सरकार ने इतना लोन लिया हुआ है सरकार ने बाहर से, और सरकार बोझ के लोन के क्या बोलते हैं, लोन के बोझ के दबे तली हुई है, ऐसे बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इट्स अ कॉमन वो होता है, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मैं हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा हूँ, सरकार के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक एक्ट ज़रूर करूँगा, बट मैं आपको बताने की वो कर रहा हूँ कोशिश कि किस तरह से बोलते हैं कि सरकार डूबी हुई है, कर्जे में डूबी हुई है, डेप्ट में डूबी हुई है, तो ये कर्जा है, ठीक है। तो ये कर्जा जो है कहाँ कहाँ से क्यों हो रहा है पैदा, मार्केट बोरोइंग से हो रहा है, वहाँ जो बोरोइंग कर रही है। और मैंने आपको बताया था जिस तरह से हम बोरोइंग करते हैं, जब आप बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो आपके ऊपर बोझ बढ़ जाता है, तो लाइबिलिटीज़ तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें रिपे करना है फ्यूचर में। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू पब्लिक फाइनेंस और ये पता होंगे। अब आंकड़े तो हम पढ़ लेंगे, तो आइए हम थोड़ी देर में अब आंकड़े भी देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ आप स्क्रॉल कीजिएगा। तो हमने पीछे सेक्टर वाला तो सारा कंप्लीट कर लिया था आई गेस। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, देखिए, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन में। तो यहाँ पे ये देखिए कितना खुश हो गया, ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए आपकी तरह। अभी आगे समझेगा क्या क्या होने जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये बोलते हैं द स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइजेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू। अब हमने पढ़ा कि सरकार को फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस का शेयर, ग्रांट्स इन एड का शेयर, ठीक है। क्यों? टू मीट द एक्सपेंडिचर, तो सरकार को खर्चे करने हैं। हमने पढ़ा ना कौन कौन से खर्चे करने हैं, सरकार को सैलरीज देनी है, पेंशन देना है, ठीक है, सब्सिडीज देनी है। तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, नॉन टैक्स से आ रहा है, वो हमने सारा पीछे, अब आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट्स 2019-2020 बी इज योर बजट एस्टिमेट, रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब इतनी कमाई, रेवेन्यू इनकम जो सरकार की एस्टिमेट की गई है 33,747। नाउ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक सीरियस टॉक करना चाहूँगा। ये जो आंकड़े हैं, हो सकता है कि ये बहुत अच्छे सटीक आंकड़े हैं, बट जिस तरह से कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, तो आपको पता है इन आंकड़ों में एक बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप सबको पता है क्योंकि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में फ़र्क पड़ सकता है, आप सबको पता है। तो हम तब भी ये आंकड़े देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो ये बता देते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी आई है। फिर ये बोलते हैं द स्टेट्स ओन टैक्सेस इंक्रीज टू 15.69%। अब स्टेट के ओन टैक्सेस भी आपको पता है क्या होते हैं, जिस तरह से वो सेस क्रिएट करती है जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, वैट करती है, ठीक है, आपका उससे जो स्टेट टैक्स आ रहा है उसमें भी ये बताते हैं कि किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली है। इट वॉज 7921 बताया हुआ है, एज पिछली बार 6,847 करोड़ था। एक तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद व्हाट डिड दे से, ये कहते हैं कि स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू कंप्राइजिंग मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। अब इंटरेस्ट भी सरकार को आ रहा है, कहाँ से, पावर से, ये देखिए पावर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, जिससे 2443 का टोटल उन्होंने बताया कि हमारे पास कलेक्शन हो गई, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सेंट्रल टैक्सेस का भी बता देते हैं, 0.2.15 पे आगे, ये देखिए आप सेंट्रल टैक्सेस का भी बता देते हैं ये। उसके बाद बोलते हैं कि 2.16 पे ये बोलते हैं कि टोटल टैक्स रेवेन्यू इन 2019 जनरेटेड बाय सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्सेस वाज 5,984 करोड़, ठीक है, विच इज ऑल्सो इंक्रीज एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है आपको कि किस तरह से इन्होंने फिस्कल पोजीशन, आपकी जो वित्तीय स्थिति रही है, पैरामीटर्स क्या मापदंड रहे हैं। तो इन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स बताया, स्टेट एक्साइज, वैल्यू एडिड, अदर टैक्सेस, पैसेंजर, टोटल बता दिया 4,448 करोड़ का। दिस ऑल फैक्टर इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सरकार की आमदनी है। तो इतना सरकार की आमदनी बता दी इन्होंने इस चार्ट के थ्रू। आई होप आपको ये पता चल गया हो।
उसके बाद बोलते हैं कि ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं कुछ रिसिप्ट्स में, मैंने आपको बता दिया था वो क्या ट्रेंड्स हैं। एक तो था आपका नॉन डेप्ट और एक तो था जिससे आपका बोझ बढ़ेगा वो था डेप्ट। ठीक है, नॉन डेप्ट में आपका टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स ग्रांट्स इन एड, दिस इन्वेस्टमेंट, ये सारा अभी हमने पिछले वाले चार्ट में पढ़ लिया। और डेप्ट वाला कौन सा है, जिससे सरकार को लगता है कि वो अब थोड़ा लोन लेकर अब थोड़ी उसमें घुस गई है, वो है आपकी बोरोइंग्स, जिससे आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जो सरकार उधार लेती है, बोरोइंग्स लेती है विद सम प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर सरकार को देना पड़ता है वो इन दी फ्यूचर, लिखा ना रीपे इन दी फ्यूचर, ये देखिए रीपे इन दी फ्यूचर। ओके, आइए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये चार्ट बड़ा अच्छा है, आपको समझ अब यहाँ पे आने लगेगा। तो यहाँ पर जिस चार्ट में बताया हुआ है फिस्कल पोजीशन एंड पैरामीटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि क्या क्या आपकी वित्तीय स्थिति है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है टैक्स रेवेन्यू। मैंने आपको बताया ना टैक्स रेवेन्यू क्या था, जो सरकार की कमाई है। तो ये टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, आई एम सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स रही, जो सरकार की इनकम रही वो रही 33,747 करोड़ 2019-2020 बजट एस्टिमेट बताया हुआ है। ठीक है, बजट एस्टिमेट्स। होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, एक डिस्टर्बेंस हो गई बीच में। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई फॉरगॉट टू कीप माई अनदर फोन ऑन अ साइलेंट मोड। तो ये क्या होता है कि 33,747 का आपका रेवेन्यू रिसिप्ट बताया। देखिए ध्यान से, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको क्या बताया था पीछे, रेवेन्यू रिसिप्ट इज योर, होल्ड ऑन अ सेकेंड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स का देखते हैं हम। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज फॉर योर द इनकम, जो आपकी इनकम आ रही है। आई होप मैंने वीडियो से अच्छे से कंटिन्यू कर दी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है आपकी इनकम जो सरकार को आ रही है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसकी टोटल इनकम कितनी है सरकार की, जो आमदनी है 33,747, एक तो ये बता देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, जो आपको बताया था ना मैंने टैक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टैक्स हैं यहाँ पे। टैक्स आपके जो इनकम टैक्स आपका है, आपकी जो कॉर्पोरेट टैक्स है, नॉन टैक्स भी मैंने आपको बता दिया था, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, डिसइन्वेस्टमेंट का तो इस साल वैसे जीरो ही आगे हम देखेंगे। तो ये सारी सरकार की इनकम ही आ रही है, सरकार जो पैसा कमा रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये सरकार का पैसा है, जितना सरकार पैसा कमाया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ मार्क किया है यहाँ तक, डिसइन्वेस्टमेंट ये जीरो रही है यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट जीरो है। 27 जो लोन से इंटरेस्ट आपका आया है। तो ये टोटल क्या है सरकार का, ये वाला पार्ट, लेट मी जूम आउट, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस रिकवरी ऑफ लोन्स तक, ये आपका इनकम है सरकार की टोटल। ठीक है, ये सरकार की इनकम है, रेवेन्यू जो आया है सरकार को। अब आगे देखते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या रहा सरकार का। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आते हैं हम। टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 44,388, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार ने किया 36,089 करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म मैंने आपको बताया वो किया 4,580 करोड़। दिस इज योर एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, जब इस इनकम और एक्सपेंडिचर को हम माइनस करेंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास वो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू आ जाएगी। रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये है 2,342, माइनस में है ना, तो मतलब हम नेगेटिव में चले हुए हैं। मैं आपको ये वाला कंसेप्ट में यहाँ पे बता दूँ, जब माइनस में होता है तो नेगेटिव डेफिसिट होता है, प्लस देखिए यहाँ पे लिखा है तो सरप्लस होता है। बट हम घाटे में हैं तो डेफिसिट में चले हैं ना, नेगेटिव में आ गया। और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप बोलोगे सर फिस्कल डेफिसिट से तो आप दूर चले गए, तो आइए फिस्कल डेफिसिट पे भी जाते हैं। तो टोटल फिस्कल डेफिसिट है -7,352 करोड़, मतलब सरकार को 7,352 करोड़ की टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट है। इतना सरकार को बोरिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर एक बैलेंस आएगा आपकी इस पूरे पब्लिक फाइनेंस में। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। अब आप बोलोगे सर ये इसकी परसेंटेज वाइज भी कुछ होगा, तो हाँ, नीचे परसेंटेज वाइज भी आंकड़ा बताया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए किस तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट का बताया हुआ है यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू GSDP, तो ये बताया 20.39। और जो हमारे को मेन है यहाँ पे देखने के लिए वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या था फिस्कल डेफिसिट, इट इज -4.44%। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू कैसे निकली, तो डोंट वरी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर साफ बोला हुआ है परसेंटेज ऑफ GSDP। ओके, तो परसेंटेज ऑफ GSDP कैसे लिखते हैं, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट ये है इट इज -7,352 करोड़, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो GSDP क्या लेंगे हम, आई टेल यू, मेरे साथ आप स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे अगर आपने पीछे चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो ये देखिए प्रोस्पेक्ट्स में बताया हुआ है 1,65,472 करोड़ फॉर 2019 एंड 20। अगर आप इसको डिवाइड
अगर आप 1,65,472 करोड़ डिवाइडेड बाय द फिस्कल डेफिसिट इनटू 100 करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कितना है डिवाइडेड बाय दिस फिस्कल डेफिसिट इज दिस, ठीक है, सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। 7,352 इंटू 100 करेंगे तब आपके पास जीएसडीपी का -4.44 की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो फैक्टर है प्रोस्पेक्ट्स इन दी जीएसडीपी वो 2019-2020 का है। आई एम टेलिंग यू अगेन, वो 2019-2020 का है। आप वो वाली जीएसडीपी वैल्यू ना लीजिएगा जो आपकी सबसे फर्स्ट पेज में दी हुई है एट कांस्टेंट एंड करंट। आप प्रोस्पेक्ट्स में जाइएगा क्योंकि वो 2019-2020 का है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिस्कल डेफिसिट की। तो ये बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है पढ़ाना एजुकेटर्स के लिए भी। आई होप मैंने ये रिसर्च करके आपको पढ़ाकर थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पर ही मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह से बता रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, दीज आर व्हाट, दीज आर योर स्टेट टैक्स और जीएसडीपी का रेशो। आगे चल के ये बताते हैं ये काफ़ी लो रहा है, ये आगे काफ़ी लो रहा है, ठीक है, ये इन्होंने बताया है आगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका सारा पब्लिक फाइनेंस की स्टडीज़। अब देखते हैं टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट्स द टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस इज एस्टिमेटेड टू बी 15,319 करोड़। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो टैक्स रेवेन्यू आपका मैंने आपको यहाँ पे बताया था 15,319 करोड़, ये तो परसेंटेज आ गया ना। ये देखिए 15,319 करोड़ आपका टैक्स रेवेन्यू है जो सरकार को पैसा आना है, किससे, आपके इनकम टैक्स से, आपके सो कॉल्ड जीएसटी से, आपके वैट से, आपके कॉर्पोरेट टैक्स से, वो वाला पैसा ये हिमाचल सरकार को आना है। तो ये वो वाला टैक्सेशन के उसमें हम आ गए। एक तो ये बता देते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से इट कंसिस्ट मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसिट्स, डिविडेंड्स मैंने आपको बताया था जो आपकी पीएसयूज के होते हैं, प्रॉफिट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वही देखिए आगे ना पीएसयूज, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे आप एग्जाम फिल कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं, सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर और इरीगेशन के ऊपर, तो वो सारा आपका किस पे आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आ गया। एक तो ये बोल देते हैं ये। उसके बाद इन्होंने आंकड़े दिए, आंकड़े का टेबल हमने पीछे देख लिया। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जब सरकार के ऊपर बोझ नहीं होता है, सरकार मतलब एक तरह से क्या कर रही है, सरकार ने कोई लोन नहीं चुकाना है, तो उसमें भी ये बताया हुआ है कि डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स रहेंगे 27 करोड़ की जो है डिसइन्वेस्टमेंट करी है, सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट तो इस बार जीरो रही है। द बजट एस्टिमेट फॉर एनविसेजेस 27 करोड़, ठीक है, रिकवरी, लोन्स की रिकवरी बताई है। डिसइन्वेस्टमेंट तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बार जीरो है, देखिए ये जीरो है ना डिसइन्वेस्टमेंट, ये देखिए यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट जीरो है यहाँ पे क्लियरली। बट यहाँ पर जो रिकवरी ऑफ लोन्स है, जो सरकार की आमदनी ही है एक तरह से, मैंने बताया था ना आपको, जिस तरह से एक कंपनी ने लोन लिया है तो जो सर कंपनी उसको वापस कर रही है सरकार को, तो वो जो रिकवरी हुई है टोटल वो हुई है 27 करोड़ की, तो ये सरकार की आमदनी ही है। आई होप आपको ये भी पता चल गया ये लाइन उन्होंने क्या बोलना चाहा है यहाँ पे। उसके बाद ये बोलते हैं कि एज पर द बजट एस्टिमेट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड, जो सरकार व्यय करेगी एक्सपेंडिचर वो है 44,388 करोड़। तो ये है आपका एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना पार्ट 36,089 करोड़ खर्च करेगी एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू करोड़ आउट ऑफ 44,388 करोड़ टोटल एस्टिमेटेड जो बताया हुआ है, ठीक है, इतना व्यय करेगी ये। एक तो ये हो जाता है। उसके बाद आइए मेरे साथ मूव ऑन करिए। फिर ये बताते हैं कि कितना परसेंट टैक्स ले रहे हैं एज कंपेयर टू जीएसडीपी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जीएसडीपी क्या होता है। जीएसडीपी आपके होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। तो इसका कितना परसेंट टैक्स सरकार कमा रही है जीएसडीपी का, तो वो 9.26% है अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर सेइंग इज एस्टिमेटेड टू, अभी ये एस्टिमेट किया गया है, इज टू इंक्रीज, ये इतना इंक्रीज होगा। बट अब कोविड-19 चला है तो आपकी क्या राय है कि ये इंक्रीज होगा 9.26% पे, तो आप बताइए मुझे। एक तो ये हो जाता है, ये मूव ऑन करते हैं। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बाद ये बोलते हैं यहाँ पर कि सिमिलरली द टैक्स रेवेन्यू फॉर द ईयर एट ऐसा 9.26 हमने पढ़ लिया, ये इतना बताया इन्होंने। फिर ये बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू इंक्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज बोल रहे हैं ये होगा जो सरकार की आमदनी, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं इज लाइकली टू डिक्रीज, मतलब आय सरकार की ज़्यादा होगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा कम होगा ऑफ द जीएसडीपी। एंड ये क्यों है हम देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड 4.44%, फिस्कल डेफिसिट है मतलब नेगेटिव में डेफिसिट, और 4.44% ऑफ जीएसडीपी। याद आया मैंने अब कैसे बताया था आपको जीएसडीपी ऑफ 2019-2020, जो जीएसडीपी है उसको आप फिस्कल डेफिसिट से जो 7 करोड़ समथिंग वैल्यू थी वो आप डिवाइड कर लीजिए, 7,000 समथिंग करोड़ इंटू 100 कर दीजिए, आपके पास 4.44% आ जाएगा। कौन सा जीएसडीपी लेना है यहाँ पे, वो वाला जो आपका जो पैरामीटर्स वाला, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, आपका को कंफ्यूज हो, मैं ऊपर स्क्रॉल करके बताता हूँ। इस वाले पार्ट वाली जीएसडीपी लेनी है आपको जब आप फिस्कल डेफिसिट लेंगे, ये वाले पार्ट में ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ये वाला देखिए 1,65,472 करोड़ वाली आपको लेनी है।
विच इज़ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ 2019-2020। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया हो। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे अब आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं भी देखिए मिस आउट हो गया। नहीं, मुझे पता है, आई एम गोइंग डाउन। हाँ, ये वाला चैप्टर में ही है हम। यहाँ पर ये फिर कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से आपकी जो जीएसडीपी हमने देख लिया कितनी 4.44% रहेगी, ये सारा हमने आंकड़े देख लिए। उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो आपकी ये देखिए जो टेबल है किस तरह से ग्रोथ रेट रही आपकी गवर्नमेंट फिस्कल इंडिकेटर्स की, ग्रोथ रेट किस किस की रही वो हम समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो सरकार की इनकम है उसमें ग्रोथ देखने को मिली 8.20, वेरी गुड। टैक्स रेवेन्यू सरकार ने जो कलेक्ट किया उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली, सब में ग्रोथ है। नॉन टैक्स में भी देखने को मिली, नॉन डेप्ट में भी देखने को मिली, टोटल एक्सपेंडिचर में भी 1.7 की देखने को मिली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी देखने को मिली। बट स्टूडेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए ना माइनस में चला गया। तो यहीं पे वो ऊपर बता रहे थे यहाँ पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू डिक्रीज एज परसेंटेज ऑफ द जीएसडीपी। तो डिक्रीज होगी तो इन द सेंस यहाँ पे नेगेटिव वाला फैक्टर आ गया -6.40। आई होप आपको ये भी पता चल गया हो। उसके बाद बोलते हैं ट्रेंड इन फिस्कल इंडिकेटर्स, क्या क्या देखने को मिल रहा है फिस्कल इंडिकेटर्स, वित्तीय जो आपके पैमाने हैं, सूचांक हैं इंडिकेटर्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो ऊपर हमने टेबल में देख लिया और हमने नेगेटिव में देख लिया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने समझ लिया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकता है GS3 में, कि रेशनलाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंटीग्रल टू फिस्कल रिफॉर्म्स। जो रेशनलाइजेशन है एक लॉजिकल वे में अगर देखें, और सरकार की जो प्रायोरिटी है हमारी वो है कि वो एक्सपेंडिचर करे, खर्चा करे वित्तीय स्थिति को रिफॉर्म लाने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने में लिए। बट ये बोलते हैं कि एज द स्टेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लो, जो हमारा स्टेट टैक्स देखा था हमने पीछे वो जीएसडीपी से बहुत कहीं गुना लो है, तो उससे गवर्नमेंट को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है किसमें, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में, नई नई बिल्डिंग्स बनाने में और एक्सपेंशन करने में। तो अगर सरकार को इंप्रूव करना है, सिंपली ये बोलते हैं Thus improving the quality of expenditure towards capital spending becomes significant। वो ज़रूरी बन जाता है किसके लिए, सरकार के लिए। क्या एक्सपेंडिचर करना, खर्च करना। अब हम बोलते हैं ना सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो वही बोलने का हमारा मतलब है कि एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। तो वही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको रेशनलाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंटीग्रल टू फिस्कल रिफॉर्म्स। मैं ये इस पर तभी फोकस ले कर रहा हूँ। अब ये बोलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार को अब एक्सपेंडिचर करना है, किस पे करना है, सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, इंटरेस्ट देना है, सब्सिडीज देनी है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं और यहाँ पे ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये बता रहे हैं आइटम वाइज कंपेरिजन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये बता रहे हैं किस तरह से, देखिए सैलरी जो है सरकार ने 13,889 करोड़ रुपीज़ दी, जिसका परसेंटेज निकला 31%। उसके बाद सेकंड आई गेस पेंशन है, हाँ देखते हैं, हाँ पेंशन ही होगा, पेंशन है, ठीक है। फिर पेंशन बताइए कि इतनी पेंशन दी सरकार ने, उसकी परसेंट 15% आई। उसके बाद मेरे ख्याल से सब्सिडीज़ होगा, हाँ देखिए सब्सिडी आ गई। सब्सिडीज़ के बाद पूरा टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये आपकी सरकार की टोटल एक्सपेंडिचर आ गई। सरकार ने इतना खर्च किया, हिमाचल प्रदेश ने, सरकार ने 44,388 करोड़ 44,388 करोड़, विच इज़ फ्रीक्वेंट देना ही देना है, फेना ही लेना नहीं बोल देना, देना ही देना बोल देना, ठीक है। और ये क्या है, टोटल सारे आपके सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, ये सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के मुताबिक हमने पढ़ा था। एक था रेवेन्यू जो इनकम आ रही है, और जो सरकार का व्यय है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे इंडिकेटर्स उसी के हैं। आई होप आपको ये भी पता चल गया हो। मेरे साथ मूव ऑन करिए। उसके बाद बताते हैं ये किस तरह से ग्रोथ आ गई है इन चीज़ों में। ग्रोथ इन द सेंस कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल सरकार का बढ़ता जा रहा है। तो सैलरीज भी 9.10% बढ़ी, सरकार ने इतना ज़्यादा खर्च करा सैलरीज पे। और पेंशन थी 13.2% बढ़ी, इतना ज़्यादा देना पड़ी सरकार को। इंटरेस्ट और सब्सिडी माइनस में आ गई, थोड़ी सब्सिडी सरकार ने कम दी है, -1.70, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं डेप्ट पोजीशन पे सरकार की। जो बोलते हैं ना कि सरकार तो जी घाटे में डूबी हुई है, तो सरकार क्यों डूबी है घाटे में, देखते हैं। तो सरकार जो है पब्लिक डेप्ट है में पहले तो एक है जिसका दो फैक्टर्स बताए हैं, A1 + A2। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए। ए वाला पार्ट मान लेते हैं हम एक इंटरनल डेप्ट, दूसरा A2 मान लेते हैं लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरनल डेप्ट मान लेते हैं कि सरकार ने किसी बैंक से ही लोन लिया हुआ है और लोन्स लिए हुए सरकार से, तो ये टोटल A1 + A2 हो जाता है आपका पब्लिक डेप्ट। होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये देखिए ये कहाँ चला गया मैं, हाँ ये देखिए ये पब्लिक डेप्ट हो जाता है पूरा आपका। A1 और A2 पूरा पब्लिक डेप्ट हो गया। A1 और A2 जो पूरा सरकार का है, ये कितना है देख लेते हैं। ये है पूरा टोटल सरकार का, हाँ 34,670.71 करोड़।
और दूसरा जो डेप्ट है वो पब्लिक अकाउंट एंड ऑफिसर लाइबिलिटीज़, कुछ बोझ होता है सरकार के पास जो पब्लिक अकाउंट के लिए चाहिए होता है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ ये ए प्लस बी, ठीक है, आपका पब्लिक डेप्ट और बी, ठीक है, ये A1 A2 आपका ए में आ जाएगा और ये भी है। ये टोटल हम जब करते हैं इसका तो ये आ जाता है आपका 47,906 करोड़, और GSDP लिए इन्होंने 1,38,351। ये मेरे ख्याल से 2017-18 की, यहाँ देखिए 2017-18 की। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 34.63% का घाटा सरकार को चला हुआ है। किसमें? डेप्ट में, मतलब डूबी हुई है, ऋण में डूबी हुई है सरकार। डेप्ट होता है आपका ऋण, ठीक है, इतना मतलब कर्जा जिसको हम बोलते हैं ना, कर्जा में सरकार डूबी हुई है। तो ये है आपका डेप्ट पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन करोड़्स। यानी कि टोटल कितना करोड़ है यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, बोझ कितना है सरकार के ऊपर, ये है 47,906 करोड़ में है सरकार, ठीक है। तो इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? एक तो ये बोल देते हैं, तो ये यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, ये मैंने आपको ये बताया हुआ है। ये देखिए द लाइबिलिटीज इज 47,906 करोड़। तो ये देखिए यहाँ पे स्माइली अब सैड हो गई जो शुरू में खुश थी। तो ये इसके बाद चैप्टर 3 हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर गिव अ थम्स अप और कमेंट भी किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आदाब, सत श्री अकाल, आप सब अच्छे से रहिए कोविड-19 में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड सोशल डिस्टेंसिंग आप अच्छे से मेंटेन कीजिए। और हम इस लड़ाई में जीतेंगे, हम कोविड-19 से को हराना है हमें, और अब इकॉनमी को भी अच्छा करना है। इसी के साथ मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ। आदाब, शब्बा खैर।